सिविक्स अध्याय 2 विविधता एवं भेदभाव। पिछले पाठ में आपने विविधता के बारे में पढ़ा। कई बार जो लोग दूसरों से अलग होते हैं उन्हें चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है या फिर उन्हें कई गतिविधियों या समूहों में शामिल नहीं किया जाता। अगर हमारे दोस्त या दूसरे लोग हमारे साथ ऐसा व्यवहार करें तो हमें दुख होता है, गुस्सा आता है और हम असहाय महसूस करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इस पाठ में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा अनुभव हमारे समाज से और हमारे आसपास मौजूद असमानताओं से कैसे जुड़े हुए हैं। हम क्या हैं और हम कैसे हैं, यह कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं और कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब बातों पर हमारे रहने की जगहों के भूगोल और इसके इतिहास का असर पड़ता है। अगर आप संक्षेप में ही निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें तो यह अंदाज़ा लगाया जाएगा कि भारत कितनी विविधताओं वाला देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत में उन्हीं 8 धर्म के अनुयायियों यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। जो लोगों की मातृभाषा है, यहाँ 100 से भी ज़्यादा नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमें हमेशा खुश होने के कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़ा पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं तो हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वाले के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। पूर्वाग्रह। उन कथनों को देखिए जो आपको ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में सही लगे। जिन कथनों से आप सहमत हैं उन पर निशान लगाइए। क्या आपके दिमाग में ग्रामीण या शहरी लोगों को लेकर किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है? क्या दूसरे लोगों के दिमाग में भी ये पूर्वाग्रह है? लोगों के दिमाग में ये पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जिन पूर्वाग्रहों को आपने अपने आसपास महसूस किया है उनकी एक सूची बनाइए। ये पूर्वाग्रह लोगों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं? ग्रामीण लोग आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। ये सब टॉपिक पे आते हैं। इनमें से कुछ कथन ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को असली एवं सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वाले की तरह देखते हैं। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं, उसे हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है, जैसे कि कथनों में दिया गया है। लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह है। जब हम यह सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत नहीं कर पाते जो उसी काम को दूसरी तरह से करना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषा महत्वपूर्ण नहीं है तो हम यह भाषाओं को बहुत नकारात्मक रूप से देखेंगे। परिणाम स्वरूप हम उन लोगों की शायद इज्जत नहीं कर पाएंगे जो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलते हैं। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी, रंग, जिस क्षेत्र में वे आते हैं, जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े वे पहनते हैं इत्यादि। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़के या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह
जन्म लेते हैं, या तो ऐसा ही होता है। इसमें सोचने वाली बात क्या है, आइए देखें कि क्या सच्चाई यही है। नीचे दी कथनों की सूची में तालिका के भरिए, अपने उत्तर के कारणों पर चर्चा कीजिए। वे बहुत ही सुशील हैं। उनका बात करने का तरीका सौम्य और मधुर है। इसको भरना है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। क्या उसका दिमाग सही है। ऊपर के चित्रों में जो बच्चे हैं उन्हें पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे खास जरूरी वाले बच्चे हैं। उनके बारे में लोक पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में दिया गया है, साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी दिए गए हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कर रहे हैं और क्या इस पर चर्चा कीजिए। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ाना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए। अपने जवाब के पक्ष में तर्क दें। क्या उसका दिमाग सही है। सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती है तो लोग सोचते हैं मेरा दिमाग भी डगमगाता है। तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो। मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है तुम्हारी नहीं पर मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास होता हूँ तो कभी दुखी, लेकिन लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। अगर हम इस कथन को ले कि वे रोते नहीं तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लगती है तो माता पिता एवं परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर चुप कराते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो, लड़के बहादुर होते हैं, रोते नहीं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं वे यह विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तब भी वो अपने आप को रोक लेता है। लड़का यह मानता है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों का कभी कभी रोने का मन करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक बड़ा लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे, उसका मजाक बनाएंगे। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं। वे बहुत ही सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि ये कैसे केवल लड़कियों पर लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये जन्म गुण सही होते हैं या वे ऐसे व्यवहार समाज में सीखती है। आपकी उन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल एवं मृदु स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं, इसलिए वह दूसरों के सामने रोने से अपने आप को रोक लेते हैं। हम लगातार यह सुनते रहे हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती है। समाज की इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं। हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार इनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उसी छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति को अपने कुछ खास गुण और क्षमताओं हैं जो दूसरों से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जोड़ देती है। जैसे माना जाता है कि हवाई जहाज
उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर जब सब पर पड़ता है तो कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिसको करने की काबिलियत शायद हम में हो। असमानता एवं भेदभाव। कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते, जबकि अध्ययन यह दिखा रहा है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल लेते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने के प्रयास किए गए हैं, वहाँ मुसलमान समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास है। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने में मदद मिलती है। उसमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है। दूसरे राज्यों में जहां ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वह मुसलमान हो, जनजाति हो या अनुसूचित जाति के हों। जाहिर है कि मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैर हाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि गरीबी है। असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं या किसी मोहल्ले में रहने से नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप से पानी नहीं निकालने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय नहीं पीने देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर एक और समीर दो एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि था। समीर दो गरीब। विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग, धार्मिक समूहों और खास क्षेत्र के लोगों को करना पड़ता है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका को चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई इत्यादि। लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक ही तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, उन्होंने अपने को ऊंची जाति का उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस जाति के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। इन दोनों को अलग बैठाया गया है, ये सब भेदभाव हो रहा है। दलित वह शब्द है जो नीची जाति कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है कि दबाया गया, कुचला गया। दलितों के
अनुसार यह सब दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। सीढ़ी के तले में रखे गए उनको अछूतों और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवर को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जाति के लोगों के घर में घुसने, गांव में कुएं से पानी निकालने और यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ स्कूल में बैठ नहीं सकते थे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था, उससे उन्हें तथाकथित अछूतों को वंचित रखा। रूढ़िबद्ध धारणा में भेदभाव में क्या अंतर है? आपके अनुसार जिन व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है उन्हें कैसा महसूस होता है? अगले पृष्ठ पर हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक महत्वपूर्ण हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति की तरह बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। तब वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर हमने इंतजार किया पर कोई नहीं आया। एक घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे। हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई नहीं पहुँच पाया और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को यह लगा कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं और वे हमारी मुश्किलों को देखकर बड़े परेशान हुए। जैसे कि हिंदुओं में होता है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया था। पिताजी आए नहीं और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाए तो हम कोरेगांव जा सकते हैं। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चल रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता एवं दलित के सबसे बड़े नेता के रूप में जाना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था के बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उन्हें अंबेडकर ने नेतृत्व किया। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्होंने धर्म परिवर्तन कर बौद्ध धर्म को अपनाया।
उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिनमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ ही लोगों की। लेकिन मैंने स्टेशन बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जवाब दिया कि हम महार हैं। उनका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ी अछूत वर्ग को सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दुगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसों से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ी वालों से मोलतोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। स्रोत: डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज। बच्चों को पैसा देने को तैयार थे, फिर भी गाड़ी वाले उन्हें ले जाने से मना कर दिया। क्यों? स्टेशन पर लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर और उनके भाइयों के साथ कैसा भेदभाव किया। महार होने का पता चलने पर स्टेशन मास्टर की जो प्रतिक्रिया है उसे देखकर बचपन में अम्बेडकर को कैसा लगा होगा, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। क्या आपको कभी अपने प्रति लोगों का पूर्वाग्रह अनुभव हुआ है, या आपने दूसरों के प्रति भेदभाव भरे व्यवहार को देखा है? उससे आपको कैसा महसूस हुआ? कल्पना करके देखिए कि यह कितना मुश्किल होगा कि अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने न दिया जाए। यह कितना अपमानजनक और दुखदाई होगा। अगर लोग आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी न पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक दूसरी जगह जाने का साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया था। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष: ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठन होकर मंदिरों में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे भी उन्हें अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दरों से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बातों से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानून के रूप में खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद के काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीब और मुख्यधारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। दलित के अलावा कई अन्य समुदाय हैं जिनके साथ भेदभाव किया जाता है। क्या आप भेदभाव के कुछ उदाहरण सोच सकते हैं? उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास जरूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जा सकता है। अपने अधिकारों की मांग करती हुई औरतें।
भारत की संविधान लिखवाने वाली समिति के कुछ सदस्य। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां लोग बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता में महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। संविधान का पहला पृष्ठ जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि सभी भारतीयों को समान प्रतिष्ठा और समान अवसर प्राप्त है। उद्देशिका भारत का सम्मान। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।